हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे बुंदेला विद्रोह के बारे में, जो कि 1842 में हुआ था, जिसमें लोधी, गोंड और बुंदेलाओं ने भाग लिया था। अब इन तीनों ने भाग लिया तो इसे बुंदेला विद्रोह क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो थे वो बुंदेला ही थे। सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप में भाग लिया था वो बुंदेलाओं ने ही लिया था। तो अब देखते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या थे, बुंदेला विद्रोह आखिर क्यों हुआ था। तो सबको पता है कि बुंदेला जो विद्रोह हुआ था वह अंग्रेजों के अगेंस्ट हुआ था। तो अब रीज़न हम देख लेते हैं कि भाई इस बुंदेला विद्रोह के पीछे आखिर कारण क्या थे। तो एक एक करके हम उनके कारण देखेंगे। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो बुंदेला थे, लोधी थे, गोंड थे, सारे लोग थे, वो पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था जो चलती थी वो मराठा चलाया करते थे। जो टैक्स लेते थे वो मराठा लिया करते थे। तो सारी व्यवस्था किन के अंडर आती थी? वो मराठाओं के अंदर आती थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो ये सारी व्यवस्था अंग्रेजों के अंदर आने लगी। तो मराठाओं के टाइम पे जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, जो टैक्स व्यवस्था थी, वो अलग थी और अंग्रेजों ने आके इसे बदल दिया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया। क्योंकि एकदम से बदलाव आता है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और अंग्रेजों के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, टैक्स व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा उच्च थी, हाई थी। ठीक है। तो अब मराठाओं के टाइम पे क्या था, जो पर्वतीय क्षेत्र में, जो पहाड़ों में जो लोग रहा करते थे, वो टैक्स नहीं दिया करते थे। क्यों नहीं दिया करते थे? वो इसलिए क्योंकि जो पहाड़ों की ज़मीन होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है, उतना वहाँ पे खेती अच्छी नहीं होती है। इस वजह से मराठा उनसे टैक्स नहीं लिया करते थे। दूसरी बात यह है कि जो ज़मींदार थे जो टैक्स नहीं दे पाते थे, तो मराठाओं ने कहा कि तुम लोग सबलेट व्यवस्था यूज़ करो। इसका मतलब ये है कि जो ज़मींदार टैक्स नहीं दे पा रहे थे वो अपनी ज़मीन किसी दूसरे को किराए पर दे देते थे और फिर उनसे टैक्स वसूल करते थे मराठा। तो ये सबलेट व्यवस्था हो गई कि ज़मींदार अपनी ज़मीन किसी को किराए पर दे रहा है। तो अंग्रेजों ने आया और बोला कि ये व्यवस्था नहीं चलेगी भाई, तुम्हारी ज़मीन है, तुम यूज़ करो, क्यों किसी को दे रहे हो? तो ये उन्होंने बंद कर दी। एक तो लगान बहुत ज़्यादा लेते थे, ठीक है, टैक्स की दर बहुत ज़्यादा थी, और जो नहीं चुका पाता था उनसे उनकी भूमि छीन ली जाती थी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि भाई जो मामले चलते थे कोर्ट में, जो पहले सुलझ जाते थे इजीली पंचायत बैठा के, या कोई ऐसा व्यक्ति होता था उसके घर भाई आपसी मामले निपटा लिए जाते थे। लेकिन कोर्ट के आने के बाद क्या हुआ कि वहाँ मामले बहुत लंबे लंबे चलने लगे, कि तारीख पे तारीख दी जाने लगी कि भाई नहीं, कल आना, परसों आना। इस तरीके की चीज़ों से परेशान होने लगे कि भाई ये क्या व्यवस्था चल रही है। जो छोटी सी चीज़ थी बहुत लंबी खींचने लगी, जिससे ज़मींदार परेशान होने लगे, किसान परेशान होने लगे। तो अब हुआ क्या कि इन लोगों ने सोचा कि भाई कुछ करना चाहिए। अब वो कैसे सोचा कि 1835 में काशी के एक जमींदार थे, नरेश ईश्वरी नारायण, उन्होंने एक बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया, जिसमें बुंदेलखंड के कुछ राजा और जमींदार वहाँ पे गए थे। ठीक है। तो वहाँ उन्हें पता चला कि बंगाल, बिहार और अवध क्षेत्र में अंग्रेजों के अत्याचार और बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहा है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1836 में सुपाचरकारी गांव में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया, जिसमें जैतपुर के राजा परीक्षित, हीरापुर के राजा हृदय शाह, चिरगांव झांसी के राजा राय बहादुर वसंत सिंह, नरहट के राजा मधुकर शाह बुंदेला और चंद्रपुर के जवाहर से आए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि सब मिलकर इन्होंने एक गोपनीय रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का निर्णय लिया कि भाई हम विद्रोह करेंगे। अब ये विद्रोह कब हुआ भाई, डिसाइड तो कर लिया, योजना बना ली कि भाई कब विद्रोह करेंगे। तो हुआ क्या, 1839 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ, अंग्रेजों के साथ अफगानियों का युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि सागर और नर्मदा क्षेत्र में जितने भी सेना रखी गई थी वो सारी बुला ली गई। अब वहाँ से सेना बुला ली गई तो इन लोगों को लगा कि अब हमें मौका मिल गया है कि हम रिवोल्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेना तो बुला ली गई है तो वो दबाव उतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने सेना को बुलाया तो इन्होंने सोचा कि अब सही मौका है कि हम रिवोल्ट कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा तत्कालिक कारण ये था, ये
सारे कारणों को हटा दिया जाए तो एक सबसे बड़ा जो कि एक ट्रिगर का काम किया वो ये था कि चित्रकूट में अंग्रेजों ने गौहत्या कर दी थी, जिसके कारण सब लोग और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गए, उत्तेजित हो गए कि अब ये विद्रोह करना ही करना है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस विद्रोह के असफलता के कारण क्या हैं। ठीक है, रीजंस देख लिया हमने, क्यों हुआ था क्यों हुआ था ये विद्रोह, वो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, वो देख लेते हैं। अब देखो रीजन क्या था कि भाई से सारी रीजन हमने पढ़ लिए। अब इस असफलता के ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ इस बारे में हम जानते हैं कि भाई संयुक्त प्रयास नहीं था। कुछ ही लोगों ने इस रिवोल्ट में भाग लिया, जो थी लोधी, गोंड और बुंदेलाओं ने भाग लिया, बाकी लोगों ने भाग नहीं लिया क्योंकि किसी को उतना मतलब नहीं था, सब अपने अपने क्षेत्रीय हित के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, एक योजना का अभाव था कि बहुत अच्छी योजना नहीं बनाई गई थी, सब अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे, तो योजना नहीं थी। कोई सोच रहा था कि मैं इस तरीके से लड़ूंगा, कोई सोच रहा था मैं इस तरीके से लड़ूंगा, तो योजना का अभाव था और सर्वमान्य का अभाव कि नेतृत्व तो उतना अच्छा नहीं था, कि कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था कि जो सारी जनता को स्ट्रांगली एक साथ ला सके और इस विद्रोह को अंजाम दे सके। ठीक है, और फिर कुछ विद्रोही भी और कुछ धोखेबाज भी थे, जिसके कारण ये विद्रोह थोड़ा ठंडा पड़ गया। वो ये था कि शाहगढ़ रियासत के जो राजा बकतवली थे, मानपुर के मर्दन सिंह थे और चरकारी रियासत ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। उन्हें बता दिया कि भाई कुछ विद्रोह हो रहा है, कुछ उनके अंदर की जो राज थी वो सारी बातें उन्होंने अंग्रेजों को बता दी, जिसके कारण ये विद्रोह असफल हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस विद्रोह के परिणाम क्या थे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।